नमस्कार। वक्त 4 का चक्रव्यूह का है और मैं हूं राजेश कुमार। गोरखपुर से खबर है, जहां यज्ञ में बुलाए गए हाथी जो है वो बेकाबू हो गया और गुस्साए हाथी ने कई लोगों को रौंद दिया। हादसे में 2 लोगों की जान गई है और मोहम्मदपुर माफी गांव में हाथी का तांडव देखा गया। तो एक हाथी यहां पे बेकाबू हो गया और मोहम्मदपुर माफी गांव में हाथी का तांडव देखा गया, जहां यज्ञ में इस हाथी को लाया गया था और यहां पर गुस्साए हाथी ने कई लोगों को रौंद दिया। इसमें 2 लोगों की जान गई। तो मोहम्मदपुर माफी गांव में हाथी ने यहां उत्पात मचाया, तांडव किया और कई लोगों को अपनी चपेट में लिया। 2 लोगों की इस हादसे में जान गई। हाथी का जो गुस्सा था वो ऐसा कि जो उसको सामने दिखाई दे उसी को रौंदने के लिए वो दौड़ता दिखाई दिया। तो गोरखपुर से खबर, जहां यज्ञ में इस हाथी को लाया गया था और यहां पे जाहिर है कुछ ध्वनि, कुछ ढोल नगाड़े या फिर कुछ वहां पे ऐसा हुआ जिससे ये हाथी जो था वो गुस्सा गया और वहां पर इसने 2 लोगों को रौंद दिया। तो गुस्साए हाथी ने यहां कई लोगों को रौंदा और 2 लोगों की इसमें जान गई। गोरखपुर से खबर, गोरखपुर के मोहम्मदपुर माफी गांव में हाथी का तांडव देखा गया, जहां यज्ञ में बुलाए गए हाथी जो था वो बेकाबू हो गया और यहां पे इसने 2 लोगों को रौंद दिया। हरेंद्र दुबे हमारे संवाददाता इस पे ज्यादा जानकारी के साथ। हरेंद्र, यज्ञ में इस हाथी को लाया गया था, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि वहां ये हाथी बेकाबू हो गया और कई लोगों को रौंद दिया? देखिए, चिलुआताल थाना क्षेत्र के चदकबेला स्टेशन के पास जो है कि एक यज्ञ का कार्यक्रम हो रहा था एक मंदिर पर, जिसमें शोभा यात्रा निकली थी, कलश यात्रा निकली हुई थी, जिस हाथी को भी शामिल किया गया था। हाथी पटाखे की आवाज सुनकर के बिदक गया और बिदकने के बाद वह अनियंत्रित हो गया और जो है कि अपनी आपा खो दिया, बिदक गया। बिदकने के बाद कई लोगों को घायल किया, जिसमें 2 महिलाएं समेत एक मासूम बच्चे की मौत की खबर आ रही है। खासतौर से मौके पर प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे हैं और घायलों को अस्पताल भेजने की कार्रवाई चल रही है और हाथी को जो है कि दूसरे की तरफ मोटिवेट किया गया है। अब हाथी को पकड़ने के लिए वन विभाग की टीम भी लगी हुई है, खासतौर से प्रशासनिक अधिकारी भी लगे हैं और हाथी को जो काबू में रखता है हकवान वो भी लगा हुआ है और पूरी प्रशासनिक लाबी लगी हुई है। सहजनवा की तरफ हाथी गई है। फिलहाल अभी तक तो उसके बाद से कोई हताहत होने की खबर नहीं आई है। उसके बाद घटना घटित नहीं है, लेकिन घटना में कई लोग घायल हो गए, 3 की मौत बताई जा रही है। शुक्रिया हरेंद्र जानकारी के लिए। तो यहाँ पे हाथी जो था वो पटाखों की आवाज से इस कदर गुस्साया कि उसने कई लोगों को रौंद दिया। 2 लोगों की बताया जा रहा है कि इसमें जान गई है, एक बच्चा भी उसकी चपेट में आया। तो गोरखपुर में यज्ञ में इस हाथी को बुलाया गया था और यहाँ पे आतिशबाजी कुछ ऐसी हुई और उसी में ये हाथी जो था वो बेकाबू हो गया। तो इस हादसे में कई लोगों को चोट पहुंची है, कई लोग इस हाथी की इसके गुस्से का शिकार हुए। गोरखपुर से खबर, जहां यज्ञ में इस हाथी को लाया गया था और वहां पे शोभा यात्रा निकलनी थी। ये 2 तस्वीरें, जहां एक तरफ गाजियाबाद में तेंदुए का कहर देखा गया, दूसरी तरफ गोरखपुर में हाथी का तांडव देखा गया। और गोरखपुर की अगर बात करें तो यहां पे इस हाथी को लाया गया था यज्ञ में शामिल करने के लिए। शोभा यात्रा यहां से निकलनी थी, वहां पे बताया जा रहा है कि आतिशबाजी हुई और उसी से ये हाथी जो था वो बेकाबू हो गया और वहां पे कई लोगों को इसने रौंद दिया। दूसरी तरफ गाजियाबाद की ये तस्वीर है जहां तेंदुआ देखा गया। तो एक तरफ हाथी का तांडव और दूसरी तरफ तेंदुए की दहशत।
यहां पे देखी गई। एक तस्वीर गाजियाबाद की और दूसरी गोरखपुर की। और कानपुर देहात में मां बेटी के जलने के मामले में कानपुर देहात के रूरा थाने में दर्ज एफआईआर की विवेचना के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। डीजीपी ने रूरा थाने में दर्ज एफआईआर की विवेचना के लिए एसआईटी गठित की है। मंडोली गांव की घटना में 12 नामजद समेत 30 लोगों पर एफआईआर दर्ज है, जिसमें एसडीएम, लेखपाल, एसओ समेत कई पुलिसकर्मियों पर भी मुकदमा दर्ज हुआ है। आरोपियों पर दर्ज मुकदमे की विवेचना करेगी एसआईटी। हरदोई के एसपी राजेश द्विवेदी की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय एसआईटी गठित की गई है। सीओ विकास जायसवाल विवेचक नियुक्त हुए हैं। शहर कोतवाल संजय पांडे, क्राइम ब्रांच के रमेश चंद्र भी टीम के सदस्य हैं और महिला थाना प्रभारी राम सुखारी भी एसआईटी की सदस्य हैं। तो ये विवेचना इस पूरे मामले की करेंगे, क्योंकि कई लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। और नीलेश चौहान इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ। नीलेश, कानपुर देहात की इस घटना को लेकर एसआईटी का गठन किया गया है। जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि कानपुर में जिस तरीके से घटना सामने आई थी, कानपुर देहात का जो रूरा थाना क्षेत्र है, वहां मड़ौली गांव में अतिक्रमण हटाने गई टीम, जब टीम मौके पर पहुंचती है तो उसी दौरान झोपड़ी में आग लगती है और मां बेटी जलकर राख हो जाती है। कहीं ना कहीं इस पूरे प्रकरण में डीजीपी ने अब निर्देश जारी किए हैं। निर्देश जारी करने के साथ साथ एसआईटी टीम का गठन करने का निर्देश भी जारी किया गया है। एसआईटी की अगर हम बात करें तो 5 सदस्यीय एसआईटी टीम को गठित करने, एसआईटी की अध्यक्षता जो हरदोई के एसपी हैं राजेश द्विवेदी वो करेंगे। उसके अलावा हरदोई के ही सीओ हैं जिनको विवेचक के तौर पे नियुक्त किया गया है। उसके अलावा 3 थाना अध्यक्ष, जिसमें महिला थाना की अध्यक्ष भी शामिल की गई है। कहीं ना कहीं पूरे प्रकरण को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरीके से गंभीर है। जैसे ये पूरी घटना संज्ञान में आई थी, उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने पीड़ित परिवार से बातचीत करके हर संभव मदद मुहैया कराने की जो पहल थी उन्होंने शुरू की थी। उसके बाद पीड़ित परिवार जो है पूरी तरीके से संतुष्ट होकर जो मृतक मां और बेटी थी उनको अंतिम संस्कार के लिए तैयार हो गया था। हालांकि इस पूरे प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने जो एसडीएम थे उनको सस्पेंड करने की कार्रवाई की है। उसके साथ साथ स्थानीय पुलिस ने लेखपाल और जो जेसीबी का ड्राइवर था उसको गिरफ्तार करके जेल भेजने की भी कार्रवाई कर दी है। देखना होगा इस पूरे प्रकरण में जब एसआईटी जांच करती है तो क्या जो जिस एसडीएम को निलंबित किया गया है उसके ऊपर और बड़ी कार्रवाई होगी। उसके अलावा जिले की जिला अधिकारी है नेहा जैन, वो पूरी तरीके से उनकी भी लापरवाही पूरे प्रकरण में उजागर हुई है। उनके ऊपर क्या कुछ कार्रवाई करने के लिए एसआईटी की टीम जो है जांच पड़ताल में तथ्यों को सामने उजागर करती है। फिलहाल ये बड़ी घटना थी जिसमें उत्तर प्रदेश के तमाम राजनीतिक दलों ने सवाल खड़े किए थे, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, सभी ने इस पूरे प्रकरण को उत्तर प्रदेश की राजनीतिक गलियारे में खींचने का प्रयास किया था और साफ तौर पर आरोप लगे थे कि उत्तर प्रदेश में जो है ब्राह्मण पूरी तरीके से सुरक्षित नहीं है। लगातार ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। अगर गरीब ब्राह्मण सरकारी जमीन पर झोपड़ी डालकर रह रहा था तो क्या उसने इतना बड़ा गुनाह कर दिया था कि लेखपाल को वहां पर झोपड़ी में आग लगानी पड़ी और बुलडोजर चलाना पड़ा। हालांकि अब देखना होगा इस पूरे प्रकरण में और क्या कुछ निकलकर सामने आता है। ठीक है नीलेश, आप मेरे साथ बने रहिए, कुछ और खबरों पे भी आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। अगली खबर लखनऊ से है, जहां प्रदेश के कई जिलों में एक साथ ईडी की छापेमारी देखी गई और स्कॉलरशिप स्कैम मामले पर ईडी ने छापेमारी की है। छापेमारी के दौरान सुरक्षा में लगे अर्धसैनिक बल और लखनऊ, हरदोई, बाराबंकी और फर्रुखाबाद में ये छापेमारी की गई। स्कॉलरशिप स्कैम के मामले में यहां छापा मारा गया है और लखनऊ के हाजिया इंस्टीट्यूट में छापेमारी जारी है। कई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के ठिकानों पर भी छापा मारा गया है और स्कॉलरशिप योजना में मिले धन के गबन मामले में कार्रवाई की जा रही है, एक्शन लिया जा रहा है। तो प्रदेश के कई जिलों में एक साथ ईडी ने छापा मारा है और स्कॉलरशिप स्कैम मामले पर ईडी ने छापेमारी की है। ज्यादा जानकारी इस पर नीलेश से लेंगे, लेकिन उससे पहले प्रतिक्रिया सुनते हैं। वर्ष 2012 से 17 के बीच में उत्तराखंड में देखने को मिला था कि स्कॉलरशिप के नाम पर बड़ा घोटाला किया गया था, जिसके बाद उत्तराखंड सरकार ने एक एसआईटी टीम गठित की थी। एसआईटी ने जब जांच की
जांच करने के बाद एसआईटी ने ईडी को इन्वॉल्व किया था। जब ईडी ने जांच की तो एक बड़े पैमाने पर स्कॉलरशिप के घोटाले का जो नाम था वो निकलकर सामने आया था, जिसमें ये देखने को मिला था कि उत्तराखंड के अंदर जिस तरीके से बड़े बड़े इंस्टीट्यूटों ने फर्जी तरीके से लोगों के नाम दर्शाकर स्कॉलरशिप का घोटाला किया था। अगर हम बात वर्ष 2012 और 17 के बीच की करें तो कहीं ना कहीं स्कॉलरशिप सीधा इंस्टीट्यूट या कॉलेज के पास अकाउंट में जाती थी, उसके बाद वहां से छात्रों के अकाउंट में ट्रांसफर की जाती थी। हैरानी वाली बात यह थी कि तमाम इंस्टीट्यूट ऐसे थे जिन्होंने छात्रों के फर्जी तरीके से प्रवेश दिखाकर स्कॉलरशिप हड़प ली थी। उसके बाद उत्तर प्रदेश के भी तमाम इंस्टीट्यूट के नाम सामने आए थे। हाल फिलहाल की अगर हम बात करें तो ईडी के तमाम अधिकारियों ने उत्तर प्रदेश के अंदर करीब 150 से ज़्यादा इंस्टीट्यूट को नोटिस भेजकर ये जानकारी हासिल करने का प्रयास किया था कि 2012 से 17 के बीच में उत्तर प्रदेश में जो इंस्टीट्यूट संचालित हो रहे हैं उनमें जो छात्र पढ़ने वाले थे उनकी डिटेल ईडी को उपलब्ध कराई जाए और उनकी डिटेल खासतौर पर उन छात्रों की जो एससी और ओबीसी वर्ग से आते हैं उनके बारे में जानकारी ईडी ने मांगी थी। आज की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, फर्रुखाबाद, साथ ही साथ हरदोई और बाराबंकी में छापेमारी चल रही है। देख सकते हैं कि लखनऊ का ये हाइजिया इंस्टीट्यूट है। अगर हम आज की इस छापेमारी की बात करें तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड में जो स्कॉलरशिप घोटाला निकलकर सामने आया था, जो करोड़ों अरबों का घोटाला था, उसके बाद आज लखनऊ की अगर हम बात करें तो लखनऊ में भी छापेमारी चल रही है। इसमें दो तरीके के अभी तक जो मामले हैं वो निकलकर सामने आए हैं। या तो फर्जी तरीके से प्रवेश देकर छात्रों के स्कॉलरशिप का मामला रहा हो, या फिर 2012 से 17 का जो मामला उत्तराखंड से निकलकर सामने आया था उसको भी जोड़कर इस पूरे छापेमारी को देखा जा रहा है। अब देखना होगा कि जब छापेमारी खत्म होती तो ईडी के हाथ क्या कुछ अहम दस्तावेज निकलते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार लगातार ये प्रयास कर रही है कि उत्तर प्रदेश की जो शिक्षा की गुणवत्ता है उसको मजबूत बनाया जाए, बेहतर बनाया जाए, ताकि उत्तर प्रदेश के छात्रों का भविष्य उज्जवल हो। लेकिन जब ये स्कॉलरशिप घोटाले का मामला निकलकर सामने आया तो इसमें ईडी के हाथ क्या कुछ अहम दस्तावेज लगते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट निखिल के साथ नीलेश चौहान, न्यूज़ 1 इंडिया, लखनऊ। और कन्नौज पहुंचे मंत्री असीम अरुण ने एमएलसी बनवारी लाल दोहरे की अंतिम यात्रा में वो शामिल हुए। बता दें कि राजकीय सम्मान के साथ एमएलसी बनवारी लाल दोहरे को अंतिम विदाई दी गई। इस दौरान डीएम, एसपी समेत सभी ने 2 मिनट का मौन रख के श्रद्धांजलि दी। सलामी के बाद एमएलसी के बेटे ने मुखाग्नि दी। इस दौरान मंत्री असीम अरुण ने कहा कि बनवारी चाचा का स्थान जल्दी कोई नहीं ले सकता। पार्टी के लिए उनके किए गए संघर्षों को याद किया जाए और उनके संघर्षों को भुलाया नहीं जा सकता। कन्नौज के बहुत ही मजबूत राजनीतिक स्तंभ जिनको हम सब चाचा बनवारी लाल जी बोलते हैं, कल सुबह उनका दुखद निधन हुआ। लंबे समय से वो बीमार थे और बीमारी से काफ़ी लड़ने का प्रयास उन्होंने किया, पूरे परिवार ने किया, हम सब ने किया, लेकिन उनको हम लोग बचा ना सके। बहुत ही लंबे समय से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के मजबूत स्तंभ के रूप में कार्य किया। सन 80 के दशक से ही उन्होंने पार्टी के काम करने की शुरुआत की और उनके लिए कहा जाता था कि ना कभी दिल बदला और ना कभी दल बदला, और हर सितम को उन्होंने आसानी से झेला। कन्नौज के और लखनऊ में स्वामी प्रसाद मौर्य और महंत राजू दास के बीच हाथापाई हुई, मारपीट की नौबत आ गई। घटना के बाद मामले को लेकर महंत राजू दास ने अपना पक्ष रखा। लखनऊ में आज राजू दास स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ शिकायत दर्ज कराएंगे और साथ ही सीएम योगी से मुलाकात कर उनके खिलाफ कार्रवाई की भी मांग करेंगे। राजू दास ने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य सनातन संस्कृति, संत और भगवान और रामचरितमानस को अपमानित कर रहे हैं। जिस प्रकार से स्वामी प्रसाद मौर्य सनातन धर्म संस्कृति पे हमला कर रहे हैं, साधु संतों को गाली दे रहे हैं, रामचरितमानस को गाली दे रहे हैं, रामचरितमानस जलाने की बार बार धमकी दे रहे हैं, रामचरितमानस को बैन करने की धमकी दे रहे हैं, ये दुखद है, निंदनीय है। और मैं 100 करोड़ सनातन प्रेमी के तरफ से बैठकर ये बात को रख रहा हूँ। जिस प्रकार से स्वामी प्रसाद मौर्य धर्म को अपमानित करने का कार्य करें, एक तरफ तो संविधान की बात करते हैं, समानता की बात करते हैं, सामंजस्य की बात करते हैं, कुरीति को खत्म करने की बात करते हैं, क्या यही उनका भाव है? क्या उनका ये अभिप्राय है कि रामचरितमानस को गाली देना, सनातन धर्म संस्कृति को गाली देना, साधु संतों को गाली देना? मैं जैसे कार्यक्रम स्थल पर पहुंचा हूं वैसे उसने कहा कि भगवा आतंकवादी आ गया, और उसने कहा कि भगवान राम को नहीं मानता, भगवान कृष्ण को नहीं मानता, मैं सनातन को नहीं मानता। ये सनातनी जहर फैलाते हैं, विष घोलते हैं, समाज को बांटने का काम करते हैं। पकड़ो, मारो। इसने मेरे ऊपर मारने के लिए 21 लाख का इनाम रखा है, यही राजू दास है। इसको पकड़ो, इसकी हत्या कर देते हैं। ये स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा।
तो महंत राजू दास और स्वामी प्रसाद मौर्य के बीच में कल रात नोकझोंक इतनी बढ़ गई थी कि वो धक्का मुक्की और हाथापाई तक की नौबत आ गई थी। बाकायदा एक वीडियो भी वायरल हुआ था और अब राजू दास स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री से भी इस बात की शिकायत की जाएगी और पुलिस में भी मामला दर्ज कराया जाएगा। तो स्वामी प्रसाद मौर्य पे उन्होंने आरोप लगाया कि वो भगवान राम, रामचरितमानस, रामायण और साधु संतों को अपमानित कर रहे हैं, उन्हें गाली दे रहे हैं, सनातन धर्म को अपमानित कर रहे हैं। और इसी को लेकर नौबत यहां तक आ गई थी कि हाथापाई तक होने लगी और विवाद जो है वो ये लगातार बढ़ता जा रहा है। और अनिल निषाद हमारे संवाददाता इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ। अनिल, महंत राजू दास और स्वामी प्रसाद मौर्य के बीच नोकझोंक इतनी बढ़ गई, विवाद इतना बढ़ गया कि हाथापाई तक की नौबत आ गई थी। तस्वीरें भी हमने देखी, लेकिन अब इस मामले में कहां तक कार्रवाई पहुंची है? राजू दास ये कह रहे हैं कि वो पुलिस में भी शिकायत कराएंगे और मुख्यमंत्री से भी शिकायत करेंगे। जी बिल्कुल, आपको बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री से भी शिकायत करेंगे और इसके साथ साथ आज राजू दास जी ने कमिश्नर को भी एक पत्र लिख के इनकी शिकायत की है स्वामी प्रसाद मौर्य की। जी चलिए, शुक्रिया जानकारी के लिए अनिल। तो यहाँ पे एक पत्र भी लिखा गया है और पुलिस कमिश्नर को और कार्रवाई की मांग की जा रही है। खबर हमीरपुर से है, जहां खेत में अनजान डिवाइस मिलने से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया और डिवाइस में जल रही है रेड लाइट, यानी वो जो डिवाइस है उसमें लाल बत्ती जल रही है, रेड लाइट है उसमें, और डिवाइस में कोरियन भाषा में कुछ लिखा हुआ है। बताया जा रहा है कि ग्रामीणों ने इस डिवाइस का वीडियो बना के इसे वायरल किया है। पुलिस मौके पर पहुंची है और इस डिवाइस को जांच के लिए भेजा गया है। मझगवा थाना क्षेत्र के मलेठा गांव में ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मिला है। तस्वीर आप देख पा रहे हैं कैसे इसमें एक लाल बत्ती जो है वो जगमगा रही है, जल बुझ रही है और इसको लेकर ग्रामीणों में काफी हड़कंप मच गया। उन्होंने तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी, बाकायदा एक वीडियो भी इसका बनाया और अब पुलिस प्रशासन भी यहां पहुंचा है, जांच के लिए इसे भेजा गया है। तो हमीरपुर में खेत में एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मिलने से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया और डिवाइस में लाल बत्ती है, रेड लाइट है, इसमें कोरियन भाषा में कुछ लिखा भी हुआ है और ग्रामीणों ने डिवाइस का वीडियो बना के इसे वायरल किया, प्रशासन को जानकारी दी, पुलिस मौके पर पहुंची, कई आला अधिकारी पहुंचे और इस डिवाइस को जांच के लिए अब भेजा गया है। क्या आखिर ये कैसे यहां पहुंचा, क्या इसका कनेक्शन है? और अमरोहा में स्टंटबाजी का खेल नहीं थम रहा। चलती कार की खिड़की से बाहर लटक के युवक ने स्टंट किया और बाइक सवार ने भी जमकर यहां पे हुड़दंग मचाया। पुलिस की कार्रवाई के बाद भी स्टंटबाजों में कोई खौफ नहीं है। रील बनाने के लिए ये अपनी और दूसरों की जान जोखिम में डालते हैं। महज सोशल मीडिया पे कुछ कमेंट और लाइक के लिए इस तरह से अपनी और दूसरों की जान के साथ खिलवाड़ किया जाता है, कभी मोटरसाइकिल पे तो कभी कार पे। और देहात थाना क्षेत्र के कैलसा रोड का मामला है। खबर बुलंदशहर से है, जहां तीर्थ नगरी रामघाट में कांवड़ मेले के चलते नरोरा से अलीगढ़ जाने वाला मार्ग जो है उसे डायवर्ट किया गया है और रामघाट में लाखों की संख्या में शिव भक्त आते हैं, जिस वजह से अलीगढ़ जाने वाले मार्ग पे छोटे बड़े सभी वाहनों को जाने से रोका गया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय चौक से रूट को डायवर्ट किया गया है। तो कई रास्तों को बदला गया है, रूट को डायवर्ट किया गया है ताकि जो शिव भक्त हैं उन्हें किसी तरह की दिक्कत ना हो और लोग भी किसी परेशानी में ना पड़े। और खबर हाथरस से है, जहां बीच सड़क पे मामूली कहासुनी पर दो में जमकर मारपीट हुई। लात घूंसे चले। मारपीट को देख मौके पर स्थानीय लोग भी इकट्ठा हो गए और भीड़ ने बीच बचाव कराया। सड़क पे हुई मारपीट का वीडियो भी वायरल हो रहा है। सदर कोतवाली क्षेत्र के घंटाघर के पास ये की घटना हुई, जहां पे दो शख्स आपस में एक दूसरे को पीटते हुए नजर आए और कुछ लोग यहां बीच बचाव करते हुए दिखाई दे रहे हैं।
और यूपी में 2 पुलिस अफसरों के तबादले किए गए हैं। शिवा सिंह सहायक पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट कानपुर बनाए गए हैं, जबकि श्रुति श्रीवास्तव सहायक पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट वाराणसी बनाए गए हैं। आईपीएस अपर्णा गुप्ता को अस्थायी रूप से एसपी महोबा बनाया गया है और महोबा कप्तान सुधा सिंह बिजनौर कप्तान दिनेश कुमार सिंह की पत्नी है। बिजनौर कप्तान के अस्पताल में भर्ती होने के चलते सुधा सिंह को छुट्टी मिली और सेना नायक 11वीं वाहिनी पीएसी सीतापुर प्रभाकर चौधरी को बिजनौर एसपी का अस्थायी प्रभार दिया गया है। तो यहां कुछ अफसरों को नई जिम्मेदारियां दी गई हैं, कुछ का तो सेना नायक 11वीं वाहिनी पीएसी सीतापुर। तो यूपी में कई पुलिस अफसरों के तबादले किए गए हैं। शिवा सिंह सहायक पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट कानपुर बनाए गए। खबर फतेहपुर से है, जहां नगर पालिका का अनोखा कारनामा सामने आया और दफ्तर से गायब किए गए कई साल पुराने करोड़ों की बेशकीमती जमीन के कागजात। कर्मचारियों ने दफ्तर से गायब किए जमीन के दस्तावेज। 1971 में जमीन का हुआ था आवासीय पट्टा और पट्टे को लेकर जमा की गई असली रसीद और दस्तावेजों को फर्जी बताया गया। अवैध तरीके से किसी दूसरे व्यक्ति को फायदा पहुंचाया गया और सदर कोतवाली के शादीपुर खुर्द का यह मामला है। तो पट्टे को लेकर जमा की गई असली रसीद और दस्तावेजों को फर्जी बताया गया और अवैध तरीके से किसी दूसरे व्यक्ति को इसका फायदा पहुंचाया गया। तो सदर कोतवाली के शादीपुर खुर्द का यह मामला। तो फतेहपुर में नगर पालिका का यह अनोखा कारनामा सामने आया। कुछ कर्मचारियों का, जहां दफ्तर से गायब किए गए कई साल पुराने करोड़ों की बेशकीमती जमीन के कागजात और कर्मचारियों ने दफ्तर से जमीन के दस्तावेज ही गायब कर दिए। इसके अलावा 1971 में जमीन का आवासीय पट्टा हुआ था और पट्टे को लेकर जमा की गई असली रसीद और दस्तावेजों को फर्जी बताया गया। तो अवैध तरीके से किसी दूसरे व्यक्ति को इसका फायदा पहुंचाया गया और सदर कोतवाली के शादीपुर खुर्द का यह मामला। तो फतेहपुर में नगर पालिका के कर्मचारियों का ये एक अनोखा कारनामा सामने आया, जहां दफ्तर से कई साल पुराने करोड़ों की बेशकीमती जमीन के जो कागजात थे वो गायब मिले। खबर गाजियाबाद से है, जहां निवाड़ी थाना प्रभारी सस्पेंड किए गए हैं और भोजपुर थाने के एसएसआई सुरेंद्र सिंह को निवाड़ी का चार्ज मिला है। तो भोजपुर थाने के एसएसआई सुरेंद्र सिंह को निवाड़ी का चार्ज मिला है, उनको यहां की जिम्मेदारी दी गई है और निवाड़ी थाना प्रभारी को सस्पेंड किया गया है। गाजियाबाद से इस वक्त एक खबर, जहां भोजपुर थाने के एसएसआई सुरेंद्र सिंह को निवाड़ी की जिम्मेदारी दी गई है। और इसी के साथ 4 का चक्रव्यूह में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ।